नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, रीट 2022 के लिए साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ में आज हम मॉडल पेपर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। रीट 2022 की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है केवल और केवल यूट्यूब पर। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का वेलकम। साथियों, ठीक सुबह के 7 बज चुके हैं और 7 बजे आप सभी को पता है कि साइकोलॉजी का टेस्ट आता है। कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 में से आज आपके कितने सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का वेलकम इस लाइव सेशन के अंतर्गत। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको कि विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन यह है गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह सतत प्रक्रिया है या यह परिपक्वता तक चलता है। तो बताइए विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जिन्होंने सेलेक्ट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, विकास जो है वो बिल्कुल गर्भावस्था, माँ के जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तब से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। जब मनुष्य का जीवन जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन चौथा ऑप्शन है यह परिपक्वता तक चलता है। तो साथियों ये ऑप्शन गलत है क्योंकि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह कौन से सिद्धांत के कारण होता है? ऑप्शन है निरंतरता, एक समान पैटर्न, एकीकरण या व्यक्तिगत भिन्नता। चलिए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 2 का? विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह किस सिद्धांत के कारण होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो है एक समान पैटर्न के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने सेलेक्ट किया है, जिस बहन ने बी ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ जा रहे हैं। तो साथियों दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समान पैटर्न। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का एक माध्यम है? या आप कह सकते हैं कि प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी किसको माना जाता है? विकल्प है मीडिया, परिवार, विद्यालय या सरकार। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो बिल्कुल तीसरे प्रश्न का राइट आंसर परिवार रहेगा। आप सभी को पता है कि परिवार जो है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला भी मानी जाती है, इसलिए इसको प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी भी बोला जाता है। तो बी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है प्रश्न नंबर 3 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं साथियों। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? पहला विकल्प जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा है परिपक्व होने से, तीसरा अनुकरण से, चौथा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है साथियों? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इनके अनुसार जो है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो साथियों बिल्कुल बहुत बढ़िया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से बच्चे सीखते हैं, ऐसा मानना है लेव वाइगोत्स्की का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। शेषवावस्था होती है, शेषवावस्था का जो काल होता है वो किस प्रकार रहता है, कितने वर्षों तक शेषवावस्था रहती है? तो विकल्प है 5 वर्षों से तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 5 का आपको राइट आंसर विकल्प जो है वो चुनना है। शेषवावस्था जो है साथियों वो 5 वर्ष तक रहती है। जन्म के बाद से लेकर 5 या 6 वर्ष तक शेषवावस्था रहती है,
ए ऑप्शन जिन साथियों ने बताया बिल्कुल इजी क्वेश्चन मान सकते हैं हम इसको। तो शेष अवस्था 5 वर्ष तक रहती है, उसके बाद जो है बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है, और उसके बाद 12-13 वर्ष से 18-19 वर्ष की आयु तक किशोर अवस्था रहती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 5 का। छठे प्रश्न में देखिए, वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? ये आरपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है साथियों। वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? आप सभी को पता है कि ये जीन पियाजे वाले सिद्धांत से भी मेल खाता है। तो जीन पियाजे वाले में भी वैचारिक क्रिया अवस्था का जो पॉइंट है वो आता है। तो जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक, या 12 से 15 वर्ष तक वैचारिक क्रिया की अवस्था जो है वो कहाँ से कहाँ तक मानी गई है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, क्योंकि रीट 2022 की तैयारी निःशुल्क बैच के रूप में केवल और केवल यूट्यूब पर आपको परीक्षा तक करवाई जाएगी। चलिए, वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? तो 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 से 12 वर्ष तक की जो आयु होती है वो वैचारिक क्रिया अवस्था कहलाती है। हम मान सकते हैं कौन सी? बाल्यावस्था को। कौन सी अवस्था को? बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया की अवस्था कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 7 का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो साथियों, ये सारे के सारे शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? विकल्प आपके हैं व्यवहारगत परिवर्तन होना, जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया होना, परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन होना, या अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया इनमें से शामिल नहीं होती है, ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 8 में। चलिए, 8वें प्रश्न का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। परिपक्वन से व्यवहार में परिवर्तन आना कभी भी अधिगम नहीं कहलाता है। तो सी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो 9वां प्रश्न देखिए, सीखने के वक्र जो हैं वो क्या दर्शाते हैं? सीखने के वक्र क्या दर्शाते हैं? पहला ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। आपको बताना है जो सीखने के वक्र पढ़े हैं आपने, 4 प्रकार के वक्र पढ़े थे सीखने के अधिगम वक्र, वो किसके सूचक हैं ये बताना है आपको। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, सीखने के वक्र अधिगम वक्र जो होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक माने जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10वां प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, किस प्रकार से? एक शिक्षिका जो है वो अपनी प्राथमिक कक्षा में अधिगम को प्रभावी किस प्रकार से कर सकती है, ये बताना है आपको। 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो साथियों, प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके जो विषय वस्तु शिक्षिका पढ़ा रही है उसको स्टूडेंट के साथ उनके जीवन से संबंधित करके उदाहरण देकर वो समझाएगी, तो शिक्षण प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 11वां प्रश्न कह रहा है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? साथियों, थॉर्नडाइक ने 3 जो मुख्य नियम दिए थे और 5 जो गौण नियम दिए थे, उनमें से किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध जो है दृढ़ हो जाता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? विकल्प आपके हैं तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, और बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर बताइए।
चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। राइट आंसर रहेगा अभ्यास का नियम। यदि हम किसी क्रिया को बार बार करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे तो जो है सीखने में मदद मिलेगी, संबंध जो है उसका दृढ़ हो जाएगा। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है सील पर पड़त निशान। तो ये अभ्यास का नियम है, थॉर्नडाइक का मुख्य नियमों में आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 11 का। 12वां प्रश्न देखिए साथियों, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय वस्तु अथवा एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? सीखे हुए ज्ञान या कौशल को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में लागू करना या उसका उपयोग करना सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा साइकिल चलाकर मोटरसाइकिल चलाना सीखना। ठीक है साथियों, तो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करना सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 या बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। देखिए, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा करें, समाधान या निष्कर्ष निकालें, तो यह किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है? पैनल चर्चा, सिस्टम उपागम, अभिकर्मित अनुदेशन या निर्मितवाद। तो साथियों, शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाए जाते हैं, प्रत्येक समूह को एक विषय संबंधी समस्या दी जाती है, छात्र चर्चा करते हैं, समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये बिल्कुल निर्मितवाद की ओर संकेत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 13 का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 14वां प्रश्न है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है तो एक शिक्षक को उनसे निपटने के लिए यानी उनसे जो है बचने के लिए क्या करना चाहिए? 4 विकल्प आपके सामने हैं, विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और राइट आंसर बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्नों में जो पॉजिटिव आंसर होता है वो देना होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 14 का। 15वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? जैविक निर्धारक का मतलब हुआ साथियों जीवन निर्धारक। क्या मतलब हुआ? जीवन निर्धारक। आनुवांशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर या सामाजिक आर्थिक स्तर। जैविक निर्धारक व्यक्तित्व का क्या कहलाता है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं, राइट आंसर रहेगा आनुवांशिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। कुल 30 क्वेश्चन है साथियों। उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है, इनका मुख उभरा हुआ होता है, इनका मुख ऊपर उठा होता है, इनका स्वभाव अंतर्मुखी या बहिर्मुखी का मिश्रण होता है, या इनका स्वभाव सामान्य से भिन्न होता है। चलिए जी, उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आने लगे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 16वें प्रश्न का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, एक पढ़ा था आपने अंतर्मुखी, एक पढ़ा था बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब अपने आप में खोया रहना, बहिर्मुखी का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला, दूसरों के साथ घुल मिल जाना, प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेना। तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है साथियों वो उभयमुखी के अंतर्गत आता है। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण क्या होता है? उभयमुखी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण है? TAT 16, PF, ये PE नहीं PF है ना, MBTI या DMT, कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण है? आपने 2 प्रकार के परीक्षण पढ़े थे, एक तो प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी इनमें से कौन सा है ये बताना है।
बिल्कुल राइट आंसर टीएटी के साथ जाएगा। टीएटी जो है एक प्रक्षेपी परीक्षण है। 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 17 का। 18वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, टर्मन या बिने। 4 विकल्प आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? चलिए बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर आ रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं साथियों। आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लाइक शेयर करना ही है। चलिए राइट आंसर रहेगा स्पीयरमैन। देखिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है, ध्यान रखना है। और त्रिकारक जो सिद्धांत है वो भी स्पीयरमैन ने दिया है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा स्पीयरमैन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत का क्या नाम है? जो जेपी गिलफोर्ड हैं इन्होंने एक बुद्धि का सिद्धांत दिया है और इनके सिद्धांत का क्या नाम है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत का क्या नाम है? तो मेरे प्यारे साथियों, गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है बुद्धि का वो त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल थ्योरी या त्रिआयामी सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? आईक्यू क्या रहेगी उसकी? चलिए बताइए। ऑप्शन है 125, 83, 120 या 110। तो आईक्यू बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? MA/CA। ठीक है, MA का मतलब हो गया मानसिक आयु बट्टा कालाक्रमिक आयु या वास्तविक आयु मान सकते हैं। तो MA/CA गुणा 100 ये सूत्र होता है। तो MA कितनी दे रखी है? मानसिक आयु 12 है और कालानुक्रमिक आयु 10 है, गुणा कर देंगे 100 से तो 0 से 0 कट के राइट आंसर आ जाएगा 120। तो IQ कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उस बच्चे की मान जो बुद्धि लब्धि है वो 120 रहेगी, IQ 120 रहेगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, MA/CA गुणा 100 टर्मन ने जो संशोधित सूत्र दिया था वो इसमें आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक क्या है? उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाए या इनमें से सभी। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या आवश्यक है यह आपको बताना है प्रश्न नंबर 21 में। जल्दी से कमेंट करेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे, लाइक और शेयर करते रहेंगे। चलिए साथियों, 10 बजे संस्कृत की क्लास है, जुड़ना मत भूलिएगा। राइट आंसर रहेगा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाने चाहिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 21 का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र जो है वो शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट बालक, सामान्य और विशिष्ट दोनों, केवल सामान्य या बहुभाषा और प्रतिभाशाली छात्र। जो समावेशी कक्षा है उसमें किस प्रकार के बालक एडमिशन लेंगे या शामिल होंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, समावेशी चाहे NCF 2005 हो चाहे RT एक्ट 2009 हो, दोनों ही समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के छात्र जो है शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 22 का। जिन्होंने भी बी विकल्प बताया बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23 की ओर आ जाइए। सृजनात्मकता क्या है? देखिए सृजनात्मकता लिखा हुआ, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। सृजनात्मकता क्या है? बड़े बड़े ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए जी कमेंट कीजिए, सृजनात्मकता क्या है साथियों। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सृजनात्मकता क्या है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है।
ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट किया जा सके? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। समायोजन की परिभाषा आपने अच्छी प्रकार से पढ़ी है कि समायोजन क्या है? स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की या अनुकूलन करने की योग्यता समायोजन कहलाती है। लेकिन किसको संतुष्ट किया जा सके? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, डी के साथ, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 24 का। चलिए, बहुत बढ़िया, लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? देखिए, समायोजन के आपने दो प्रकार की जो युक्तियां पढ़ी होगी, एक पढ़ा होगा प्रत्यक्ष तरीका और एक पढ़ा होगा अप्रत्यक्ष तरीका। ठीक है, तो समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका इनमें से कौन सा है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। देखिए, अप्रत्यक्ष जो तरीका होता है इसको रक्षात्मक युक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षात्मक युक्ति भी कहते हैं, ध्यान रखना है। तो बताइए, समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है? बिल्कुल सही, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। देखिए, प्रक्षेपण, दमन और प्रतिगमन तो आपके किस में आ जाएंगे? रक्षात्मक युक्तियों में आ जाएंगे, जो कि अप्रत्यक्ष तरीके हैं। लेकिन लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना किस में आएगा? प्रत्यक्ष समायोजन में आएगा। तो राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? खोज विधि, समस्या समाधान विधि, भ्रमण विधि या कहानी विधि? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से। बड़ी कक्षाएं जो होती है उनके लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाएगी? तो राइट आंसर जाएगा समस्या समाधान विधि के साथ जिन साथियों ने, जिस भाई जिस बहन ने दूसरा ऑप्शन बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ जा रहे हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? 4 विकल्प है, जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, मेरे पास पहुंचा दीजिए साथियों। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो साथियों, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना ही बाल केंद्रित, अब नाम ही आ गया है बाल केंद्रित, यानी बालक केंद्रित, बालक को ही सब कुछ मानना, उसके अनुभव को प्रमुखता देना, उसकी परिस्थितियों को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर जाएगा राइट आंसर 2 के साथ, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की प्रमुख विशेषता मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण कौन करती है या कौन सी एजेंसी करती है? पहला विकल्प SCERT, NCTE, NCERT या सीमेंट। देखिए, कितने अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं। 1 से 8 तक की जो कक्षाएं होती है साथियों, राज्य स्तर पर जो पाठ्यचर्या निर्माण कौन सी एजेंसी करती है? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बिल्कुल SCERT, पहला विकल्प राइट आंसर रहेगा। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि SCERT का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बना हुआ है? चलिए बताइए राइट आंसर। बिल्कुल पहला ऑप्शन तो करेक्ट आंसर रहेगा, लेकिन SCERT का जो मुख्यालय है, कक्षा 1 से 8 तक की जो पाठ्यक्रम बनाती है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए जल्दी से। जी हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों, इसका मुख्यालय है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? संज्ञानात्मक सिद्धांत से, मानवतावाद से, व्यवहारवाद से या रचनावाद से? बताइए साथियों। NCF 2005 है, उसकी जो समझ है कहाँ से प्राप्त की है उसने? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? लाइक शेयर कर दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर जाएगा रचनावाद के साथ में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। जिन साथियों ने चौथा ऑप्शन बताया है, करेक्ट आंसर है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, साइकोलॉजी के मॉडल पेपर नंबर 4 का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? यानी कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं, इनको जो सरकार है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। ये भारत के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 विकल्प, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21। तो मेरे प्यारे साथियों,
6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कौन सा संविधान है? तो अनुच्छेद 21A है। बिल्कुल डी ऑप्शन जो साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन के साथ जो भी लोग गए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के 30 क्वेश्चन और 30 में से आज आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जल्दी से ईमानदारी से बता दीजिए। तब तक मैंने जो भी छात्र हैं उनको टाइम टेबल बता देता हूँ क्लासों का। सुबह 7 बजे अपनी क्लास होती है साइकोलॉजी की साथियों, बिल्कुल। फिर 10 बजे सुबह क्लास होती है साथियों संस्कृत की, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। फिर 3 बजे साथियों दोपहर को क्लास होती है आपकी हिंदी की, जिसमें बहुत शानदार सेशन चलता है। फिर रात को 8:30 बजे साथियों क्लास होती है आपकी शिक्षक भर्ती के लिए, जो मेन पेपर होगा आपका रीट के बाद में, उसके लिए राजस्थान जीके की अभी से तैयारी के लिए आपको टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा या कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में 10 बजे संस्कृत के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।